दोस्तों, सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन क्या है? फेलियर? नहीं। सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है गुड इनफ। चलता है। जब आप थोड़ा सफल हो जाते हैं तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं। आप सोचते हैं हम तो बादशाह हैं। यही वो मोमेंट होता है जब एम्पायर गिरने वाला होता है। सीन इमेजिन कीजिए। डेट मार्च 9, 1995। लोकेशन गुमी, साउथ कोरिया। सैमसंग की फैक्ट्री का मैदान। 2000 एम्प्लॉयज खड़े हैं। सबके सर झुके हुए हैं। सबने हेडबैंड्स पहने हुए हैं जिन पर लिखा है क्वालिटी फर्स्ट। मैदान के बीच में एक पहाड़ माउंटेन खड़ा है। ये पहाड़ पत्थरों का नहीं है। ये पहाड़ है 1,50,000 मोबाइल फोन्स का। कॉर्डलेस फोन्स, फैक्स मशीन्स। इनकी कीमत है $50 मिलियन, आज के हिसाब से अरबों रुपए। एक आदमी आगे आता है। वो सैमसंग का चेयरमैन है, ली कुन ही। उसका चेहरा पत्थर जैसा है। वो इशारा करता है। 10 लोग आगे आते हैं, हथौड़ों, हैमर्स के साथ, और वो उन 1,50,000 फोन्स को तोड़ना शुरू करते हैं। स्मैश, स्मैश, स्मैश। जब फोन्स टूट जाते हैं तो उन पर पेट्रोल छिड़का जाता है और आग लगा दी जाती है। 2000 एम्प्लॉयज रोते हुए देख रहे हैं कि उनकी महीनों की मेहनत राख बन रही है। क्यों? क्योंकि चेयरमैन को एक कस्टमर की शिकायत मिली थी कि सैमसंग के फोन ठीक से काम नहीं करते। उन्होंने कहा, अगर प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास नहीं है तो वो कचरा है और कचरे की जगह आग में है। उस दिन उस आग में, फायर में, पुराना सैमसंग जल गया और उस राख से निकला वो सैमसंग जिसे आज हम जानते हैं। वो सैमसंग जो एप्पल से लड़ता है। वो सैमसंग जो दुनिया की स्क्रीन्स और चिप्स बनाता है। ये कहानी एक कंपनी की नहीं है। ये कहानी है क्राइसिस की। ये कहानी है एक बाप की जिसने मिट्टी से सोना बनाया और एक बेटे की जिसने उस सोने को पिघलाकर तलवार बना दी। आज हम ली फैमिली के दिमाग का पोस्टमार्टम करेंगे। कैसे उन्होंने कोरिया को गरीबी से निकाला और दुनिया पर राज किया। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, द ड्राइड फिश सेलर, ओरिजिन्स ऑफ अ टाइटन। कहानी शुरू होती है 1938 में, देगू, कोरिया। कोरिया उस वक्त जापान का गुलाम था। एक आदमी, ली ब्योंग-चुल, ने एक छोटी सी दुकान खोली। इन्वेस्टमेंट 30,000 वॉन, $25। बिजनेस ड्राइड फिश, नूडल्स और वेजिटेबल्स बेचना चाइना को। कंपनी का नाम रखा सैमसंग। कोरियन लैंग्वेज में सम का मतलब है 3, संग का मतलब है स्टार्स, सितारे। 3 स्टार्स। कोरियन कल्चर में 3 एक बड़ा और पावरफुल नंबर है। ली ब्योंग-चुल का सपना था कि उनकी कंपनी सितारों की तरह चमके और हमेशा रहे। शुरुआत में वो सिर्फ एक ट्रेडर थे, माल इधर से लेते उधर बेचते। लेकिन ली ब्योंग-चुल के पास एक क्वालिटी थी, ऑब्जर्वेशन। उन्होंने देखा कि कोरिया में सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है? खाना, कपड़ा। वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2। जब वॉर खत्म हुआ और जापान चला गया तो लगा कि आज़ादी आ गई। लेकिन 1950 में कोरियन वॉर शुरू हो गया। नॉर्थ कोरिया ने हमला कर दिया। सब कुछ तबाह हो गया। ली ब्योंग-चुल का वेयरहाउस, उनका माल, सब लूट लिया गया। वो वापस जीरो पर आ गए। लेकिन दोस्तों, बनिया दिमाग कभी जीरो नहीं होता। उन्होंने देखा कि वॉर के बाद लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? चीनी, शुगर। लोगों के पास एनर्जी नहीं थी। उन्होंने चील जैदांग बनाई, कोरिया की पहली शुगर रिफाइनरी। उन्होंने इंपोर्ट बंद किया और खुद शुगर बनाना शुरू किया। पैसा बरसने लगा। फिर उन्होंने देखा लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। उन्होंने चील इंडस्ट्रीज बनाई, वूल बनाना शुरू किया। उन्होंने कहा, पेट्रियोटिज्म ये है कि हम अपने देश का पैसा बाहर न जाने दें, हम सब कुछ कोरिया में बनाएंगे। ये थी सैमसंग की फाउंडेशन, नेसेसिटी, ज़रूरत। जो देश को चाहिए वो सैमसंग बनाएगा। चैप्टर 2, द टोक्यो डिक्लेरेशन, द इलेक्ट्रॉनिक्स स्कैम्बल। 1960s आते आते सैमसंग कोरिया का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप 6 बोल बन चुका था। शुगर, टेक्सटाइल, इंश्योरेंस, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। ली ब्योंग-चुल अब बूढ़े हो रहे थे। वो रिटायर हो सकते थे। लेकिन 1969 में उन्होंने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करेगा। सब लोग हंसे, इवन उनके अपने एग्जीक्यूटिव्स ने मना किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब था जापान। सोनी, पैनासोनिक, सैनियो, टोशिबा, ये जायंट्स थे। कोरिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। कोरिया के पास इंजीनियर्स नहीं थे। लोगों ने कहा, हम टीवी कैसे बनाएंगे? हमें तो बल्ब बनाना भी ठीक से नहीं आता। ली ब्योंग-चुल ने कहा, अगर हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई तो हम हमेशा जापान के गुलाम रहेंगे। ये बिजनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। उन्होंने सैनियो जापान से पार्टनरशिप की, पुरानी टेक्नोलॉजी खरीदी। उन्होंने ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाना शुरू किया।
वो सस्ते थे, क्वालिटी एवरेज थी, लेकिन वो मेड इन कोरिया थे। कोरियन लोगों ने उन्हें खरीदा क्योंकि वो अपने देश को सपोर्ट करना चाहते थे। धीरे धीरे सैमसंग ने कॉपी करना सीखा, फिर कॉपी को इम्प्रूव करना सीखा। ली ब्योंग चुल का रूल था, पहले सीखो फिर हराओ। चैप्टर 3, द कैंसर एंड द चॉइस, सक्सेशन। ली ब्योंग चुल को पता चला कि उन्हें कैंसर है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। अब सवाल था, वारिस कौन बनेगा? कोरियन कल्चर में सबसे बड़ा बेटा ही गद्दी पर बैठता है, लेकिन ली ब्योंग चुल के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा बिजनेस में इनकॉम्पिटेंट था, उसे निकाल दिया गया। दूसरा बेटा स्मगलिंग स्कैंडल में फंस गया। तीसरा बेटा, सबसे छोटा, ली कुन ही, वो शांत था, इंट्रोवर्ट था। वो पूरे दिन अपने कमरे में बैठकर मूवीज देखता था या मशीन्स खोलता था। वो कार्स और डॉग्स का शौकीन था। लोग सोचते थे ये तो बिगड़ा हुआ शहजादा है, लेकिन ली ब्योंग चुल ने उस खामोशी के पीछे की आग देख ली थी। उन्होंने देखा कि ली कुन ही सिर्फ बिजनेस नहीं समझता, वो टेक्नोलॉजी समझता है, वो फ्यूचर देख सकता है। बाप ने सारे रूल्स तोड़ दिए। उन्होंने सबसे छोटे बेटे को चुना। फैमिली में हंगामा हुआ, भाइयों ने केस किया, लेकिन फैसला हो चुका था। 1987 में ली ब्योंग चुल की डेथ के बाद ली कुन ही सैमसंग के नए चेयरमैन बने। दोस्तों, ये मोमेंट सैमसंग की हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। अगर बड़ा बेटा चेयरमैन बनता तो सैमसंग आज एक शुगर कंपनी होती। ली कुन ही के आने से सैमसंग एक वॉर मशीन बनने वाली थी। चैप्टर 4, द स्लीपिंग ड्रैगन, द फर्स्ट 5 ईयर्स। जब ली कुन ही चेयरमैन बने तो लोगों ने सोचा वो बस एंजॉय करेंगे। पहले 5 साल वो चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बदला, वो ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर वो उबल रहे थे। वो जापान जाते थे, वो अमेरिका जाते थे। वो देखते थे कि सोनी और पैनासोनिक के प्रोडक्ट्स शोरूम्स के फ्रंट में रखे जाते हैं, हाई प्राइस पर, और सैमसंग के टीवी वो धूल खा रहे होते थे कोने में, या वॉलमार्ट में सस्ते दाम पर बिकते थे। लोग सैमसंग को चीप ऑल्टरनेटिव मानते थे। ली कुन ही को ये बर्दाश्त नहीं था। वो 1993 में लॉस एंजलिस के एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में गए। उन्होंने देखा कि सैमसंग का टीवी चल नहीं रहा था। सेल्समैन ने कहा, सर ये सैमसंग है, इसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आप सोनी ले लीजिए। वो बेइज्जती ली कुन ही के दिल पर लगी। उन्होंने डिसाइड किया, बस बहुत हो गया, अब हम चेंज होंगे। उन्होंने अपने सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को, 200 लोगों को फ्रैंकफर्ट जर्मनी बुलाया, एक होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में, और वहां उन्होंने 3 दिन तक लगातार स्पीच दी, बिना सोए बिना रुके। चैप्टर 5, द फ्रैंकफर्ट डिक्लेरेशन, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। जून 7, 1993, ली कुन ही ने माइक्रोफोन पकड़ा और वो लाइन बोली जो बिजनेस हिस्ट्री में अमर हो गई, चेंज एवरीथिंग एक्सेप्ट योर वाइफ एंड चिल्ड्रन। अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर सब कुछ बदल दो। उन्होंने कहा, अब से हम क्वांटिटी पर फोकस नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करेंगे। अगर प्रोडक्शन बंद करना पड़े कर दो, अगर नुकसान हो होने दो, लेकिन एक भी खराब प्रोडक्ट फैक्ट्री से बाहर नहीं जाएगा। एग्जीक्यूटिव्स डर गए। सैमसंग का कल्चर था, तेज बनाओ, सस्ता बनाओ। चेयरमैन कह रहे थे, परफेक्ट बनाओ। इस चेंज को टेस्ट करने के लिए ही 1995 में वो बॉनफायर यानी आग जलाई गई थी, जब ली कुन ही ने अपने ही प्रोडक्ट्स को आग लगाई। तो उन्होंने मैसेज दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। इस डर ने सैमसंग को बदल दिया। हर एम्प्लॉय क्वालिटी इंस्पेक्टर बन गया। डिफेक्ट रेट गिरने लगा। सैमसंग के प्रोडक्ट्स सोनी के लेवल पर आने लगे। चैप्टर 6, द सेमीकंडक्टर गैम्बल, बेटिंग द फार्म। अब हम आते हैं सैमसंग के सबसे बड़े रिस्क पर, सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स। ली ब्योंग चुल यानी पिताजी ने 1980s में ही डिसाइड कर लिया था कि सैमसंग चिप्स बनाएगा। उस वक्त चिप्स मार्केट में अमेरिका यानी इंटेल और जापान यानी तोशिबा का राज था। चिप्स बनाना बहुत महंगा है। सैमसंग ने जब शुरू किया तो वो जापान से 10 साल पीछे थे। जब सैमसंग ने 64K DRAM चिप बनाई तब तक जापान 256K पर पहुंच चुका था। सैमसंग हर साल हेवी लॉस कर रहा था। लेकिन यहां ली कुन ही का विजन काम आया। इंडस्ट्री में रिसेशन आया। इंटेल और जापानीज कंपनीज ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया। उन्होंने सोचा मार्केट डाउन है, पैसे बचाओ। ली कुन ही ने मॉरिस चैंग वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा यही मौका है, डबल डाउन। जब सब डर रहे थे, सैमसंग ने नई फैक्ट्रीज लगाई। उन्होंने इंजीनियर्स को 24-24 घंटे काम करवाया। इंजीनियर्स वहीं सोते थे। उन्होंने एक रूल बनाया, स्टैकिंग।
जहां बाकी कंपनीज चिप्स को कट कर रही थीं, सैमसंग ने चिप्स को स्टैक यानी एक के ऊपर एक करना सीखा, 3D स्ट्रक्चर। जब मार्केट वापस उठा तो जापान पीछे रह गया था। 1992 में सैमसंग दुनिया का नंबर 1 मेमोरी चिप मेकर बन गया। उसने जापान को हरा दिया। आज आपके फ़ोन में, चाहे वो आईफोन हो, जो रैम है, जो स्टोरेज है, वो प्रॉबेबली सैमसंग की है। स्ट्रैटेजिक लेसन: रिसेशन गरीब कंपनीज को मारता है लेकिन अमीर कंपनीज को किंग बनाता है। अगर आपके पास कैश और करेज है तो क्राइसिस आपका दोस्त है। चैप्टर 7: द डिजिटल स्ट्राइक, डिफीटिंग सोनी। सैमसंग चिप्स में जीत गया था, लेकिन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी टीवी फोन में सोनी अभी भी किंग था। सोनी का ब्रांड कूल था, सैमसंग बोरिंग था। लेकिन ली कुन ही ने एक टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट देखा। दुनिया एनालॉग से डिजिटल की तरफ जा रही थी। सोनी एनालॉग का मास्टर था, वॉकमैन, ट्रिनिट्रॉन टीवी। सोनी को लगता था एनालॉग ही क्वालिटी है। सोनी डिजिटल रेवोल्यूशन को लेकर स्लो था। ली कुन ही ने कहा, एनालॉग में हम सोनी को कभी नहीं हरा सकते क्योंकि उनके पास 50 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन डिजिटल में हम दोनों जीरो पर हैं। सैमसंग ने डिजिटल पर पूरा दांव लगाया। फ्लैट स्क्रीन टीवीज, एलसीडी, एलईडी। सोनी अभी भी दबे वाले सीआरटी टीवी पर फोकस कर रहा था। सैमसंग ने पतले, सुंदर टीवी बनाए। 2006 में सैमसंग ग्लोबल टीवी मार्केट में नंबर 1 बन गया। उसने सोनी को हरा दिया। सोनी आज तक उस हार से रिकवर नहीं कर पाया है। ये लेसन है डिसरप्शन का। जब रूल्स बदलते हैं तो पुराने किंग्स गिर जाते हैं। सैमसंग ने रूल्स बदलने का इंतजार किया और फिर स्ट्राइक किया। चैप्टर 8: द स्मार्टफोन वॉर्स, द एप्पल राइवलरी। 2007 में स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च किया। दुनिया बदल गई। नोकिया, ब्लैकबेरी, मोटोरोला सबने आईफोन को इग्नोर किया। उन्होंने कहा इसमें कीबोर्ड नहीं है। सैमसंग ने इग्नोर नहीं किया। ली कुन ही ने तुरंत डेंजर को पहचाना। उन्होंने कहा हमें भी स्मार्टफोन बनाना है अभी। सैमसंग ने फास्ट फॉलोअर स्ट्रैटेजी यूज की। उन्होंने आईफोन को स्टडी किया और उन्होंने लॉन्च किया गैलेक्सी एस सीरीज। उन्होंने एप्पल को हार्डवेयर में चैलेंज किया। बड़ी स्क्रीन, ओलेड, बेटर कैमरा। स्टीव जॉब्स गुस्सा हुए। उन्होंने कहा सैमसंग कॉपीकैट है, मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। लीगल वॉर्स हुए, लेकिन सैमसंग डटा रहा। उन्होंने एंड्रॉयड अडॉप्ट किया जो ओपन सिस्टम था, जबकि एप्पल क्लोज था। आज दुनिया में सिर्फ 2 ही असली प्लेयर्स हैं, एप्पल और सैमसंग। बाकी सब आए और गए। सैमसंग ने प्रूव किया कि वो सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं बनाता, वो ब्रांड भी बना सकता है। चैप्टर 9: द फिलॉसफी ऑफ क्राइसिस, पैरानोया। दोस्तों, सैमसंग की सक्सेस का राज क्या है? ली कुन ही की एक फिलॉसफी थी, परपेचुअल क्राइसिस, यानी हमेशा संकट। जब कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट करती थी तब ली कुन ही सबसे ज्यादा डरते थे। वो कहते थे हमारे आज के प्रोडक्ट्स 10 साल बाद गायब हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर क्या है? वो एम्प्लॉयज को कभी रिलैक्स नहीं होने देते थे। वो कहते थे लुक एट नोकिया, लुक एट सोनी, वो भी कभी गॉड थे, आज वो कहाँ हैं? अगर हम सो गए तो हमारा हाल भी वही होगा। इसलिए सैमसंग आज भी हर फील्ड में एक्सपेरिमेंट करता है। बायोटेक, एआई, 5G, फोल्डेबल फोन्स। वो डरते हैं और वो डर उन्हें जिंदा रखता है। एंडी ग्रोव इंटेल ने कहा था, ओनली द पैरानॉइड सर्वाइव। ली कुन ही ने इसे जिया। चैप्टर 10: कंक्लूजन, द जायंट विथ 1000 फेसेस। 2020 में ली कुन ही की डेथ हुई। जब उन्होंने कंपनी ली थी तो वो ड्राइड फिश और सस्ते टीवी बेचती थी। जब वो गए तो सैमसंग साउथ कोरिया की जीडीपी का 20% अकेले कंट्रोल कर रहा था। सोचिए, एक कंपनी देश के इकोनॉमी का 5वां हिस्सा है। इसे कहते हैं रिपब्लिक ऑफ सैमसंग। सैमसंग की कहानी हमें क्या सिखाती है? नंबर 1, चेंज और डाई। वाइफ और चिल्ड्रन को छोड़कर सब कुछ बदल दो। अगर आप खुद को री-इन्वेंट नहीं करेंगे तो दुनिया आपको रिप्लेस कर देगी। नंबर 2, क्राइसिस इज अपॉर्चुनिटी। वॉर के बाद शुगर, रिसेशन के बाद चिप्स, डिजिटल शिफ्ट के बाद टीवी, सैमसंग ने हर क्राइसिस को सीढ़ी बनाया। नंबर 3, स्पीड। सैमसंग का कल्चर है पाली पाली, यानी जल्दी जल्दी। वो डिसीजन लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते। नंबर 4, क्वालिटी इज रिलीजन। वो 1.5 लाख फोन्स का आग लगना वो एक रिमाइंडर है, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो।
आज आप अपने करियर में, अपने स्टार्टअप में कहाँ हैं? क्या आप कंफर्टेबल हो गए हैं? क्या आप गुड इनफ से खुश हैं? अगर हाँ, तो याद रखिए, कहीं ना कहीं कोई सैमसंग बैठा है जो भूखा है, पैरानॉइड है और जो आपको रिप्लेस करने के लिए तैयार है। अपना बॉनफायर जलाइए, अपनी पुरानी गलतियों को आग लगाइए और नए सिरे से शुरू कीजिए। रुकिए मत, कीप बिल्डिंग। जय हिंद।